नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों आज से हमने ये हिस्ट्री का ये नया बैच शुरू किया है या फिर नई सीरीज हमने शुरू करी है हिस्ट्री से रिलेटेड। तो हम एंशियंट हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे और दोस्तों मतलब कि एंशियंट के बाद मिडिएवल, मिडिएवल के बाद और मार्च एंड तक दोस्तों हम ये हिस्ट्री का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ये दोस्तों तो आज हम सबसे पहले जो हिस्ट्री की जो वीडियो है वो है प्राग ऐतिहासिक। ये जो हमारा जो इतिहास का जो वर्गीकरण है, किस तरीके से इतिहास का वर्गीकरण किया गया है। तो दोस्तों जो अभी हिस्ट्री का दोस्तों एक पहले वाला जो पार्ट था दोस्तों, दो तीन आपके ऑप्शनल एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन सीरीज आई थी। तो उसमें आपको जो प्राचीन इतिहास के जो स्रोत हैं जो दोस्तों जहाँ से हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, तो उस चीज़ के बारे में आपको जानकारी एमसीक्यूज के माध्यम से दे दी गई थी। तो दोस्तों आज से हमारा जो डिटेल जो सिलेबस है वो कंप्लीट करेंगे दोस्तों। हम ये मार्च एंड तक हम मॉडर्न इंडिया तक कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज हम आए हैं पहली वीडियो के साथ। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले भारतीय इतिहास का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय इतिहास का वर्गीकरण हम तीन पार्ट में देखने को मिलता है दोस्तों। प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, तीन पार्ट में भारतीय इतिहास को देखने का। तो इसका वर्णन जो होता है दोस्तों, तीन पार्ट में इसका वर्णन होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल की, तो प्राग ऐतिहासिक काल दोस्तों होता क्या है। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करते हैं तो प्राग ऐतिहासिक काल होता क्या है कि इसमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध नहीं है दोस्तों। इसके हमें क्योंकि उस टाइम पे लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे दोस्तों। उस टाइम पे जो होमो इरेक्ट्स जाति के लोग रहते थे, होमो सेपियन तो दोस्तों एक विकसित रूप था मनुष्य का, लेकिन उस टाइम पे होमो इरेक्ट्स जाति के लोग रहते थे। तो उसमें एक तो इसके लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं और पुरातत्व यहाँ पे साक्ष्य उपलब्ध है। पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब होता है दोस्तों उस टाइम पे जो लोग थे दोस्तों गुफा में निवास जैसे करते थे। तो पुरातत्व के आधार पे मतलब कहाँ निवास करते थे, कैसे निवास करते थे, क्या करते थे, शिकार करते थे या नहीं करते थे, उसके आधार पे जानकारी मिलती है दोस्तों पुरातात्विक साक्ष्य में। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल का अगर हम एग्जाम्पल देखें दोस्तों, जो इसका एग्जाम्पल है वो है पाषाण काल। पाषाण काल मतलब दोस्तों पत्थर का काल। क्योंकि जो प्राग ऐतिहासिक काल था वो लोग मतलब कि पत्थरों जैसे कोई भी अगर उन्हें औजार बनाना है या कोई भी चीज़ अगर उन्हें बनानी है, हथियार वगैरह शिकार करने के लिए, तो दोस्तों तो पत्थर का यूज़ करते थे। तो पाषाण काल प्राग ऐतिहासिक काल का दोस्तों एग्जाम्पल है दोस्तों। ठीक है, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट पाषाण काल या प्रस्तर काल। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखते हैं पाषाण काल का जो उदय हुआ है वो प्लाइस्टोसीन युग में हुआ है दोस्तों। ठीक है, और इस काल में दोस्तों बर्फ, इस काल में जो धरती थी वो बर्फ से ढकी रहती थी। और पाषाण काल को तीन भागों में विभाजित किया गया है। जो हमारा जो पाषाण काल या प्रस्तर काल या पत्थर काल है दोस्तों, उसको तीन पार्ट में डिवाइड करा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है दोस्तों, तो पाषाण काल को तीन पार्ट में पूरा पाषाण काल लेने की जो प्रारंभ से लेकर सबसे पहला जो काल आता है पूरा पाषाण काल आता है। ये 10,000 प्रारंभ से लेकर 10,000 BC यानी कि ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है। उसके बाद अगर हम दूसरा जो बात करते हैं मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल 10,000 BC से 5500 BC तक का काल माना जाता है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं नव पाषाण काल की, तो नव पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है 5500 BC से 3000 BC तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले बात करते हैं पाषाण काल की। सबसे पहले हम बात करते हैं पाषाण काल, पूरा पाषाण काल की अगर हम बात करें दोस्तों। ठीक है, पूरा पाषाण काल की अगर हम बात करें तो पूरा पाषाण काल को मानव द्वारा इस्तेमाल पत्थर के औजारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों जो पूरा पाषाण काल है वो मतलब जैसे उस टाइम पे अभी मैंने बताया दोस्तों, जैसे पाषाण काल यानी कि पत्थर का काल था। तो उस टाइम पे जो पत्थर के औजारों का स्वरूप था, मतलब लंबा है, चौड़ा है, नुकीला है, मतलब कि जो उसकी जो किस प्रकार की धार है। तो दोस्तों औजारों के जो स्वरूप थे, पत्थर के जो औजारों का जो स्वरूप था, जो मतलब उसका डिज़ाइन था या डिज़ाइन बोल सकते हो, या जिस तरीके से वो उसे बनाते थे, तो उसके आधार पे पूरा पाषाण काल को और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पे तीन भागों में बांटा गया है। पहला पहला जो है इसका पार्ट। ठीक है दोस्तों, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। ठीक है, तो पुरा पाषाण काल के भी तीन पार्ट हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैंने पढ़ा प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल के भी तीन पार्ट हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। फिर जो इसका जो पहला पार्ट है पूरा पाषाण काल, इसके भी दोस्तों तीन पार्ट है, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। तो इसका जो मेनली जो मतलब है दोस्तों, मैं कहना ही चाहता हूँ कि उस टाइम पे जो पत्थर के औजारों का जो स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर पूरा पाषाण काल को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। निम्न पुरा पाषाण काल, तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों निम्न पुरा पाषाण काल। जो इसका जो टाइम पीरियड है प्रारंभ से 1 लाख BC तक निम्न पुरा पाषाण काल का टाइम पीरियड माना जाता है। और इस काल के जो अवशेष है दोस्तों सोहन नदी यानी कि जो सिंधु नदी की छोटी सहायक नदी है, घाटी से प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों,
तो सोहन नदी मतलब जो इस काल के जो अवशेष है दोस्तों सिंधु नदी घाटी से मिले हैं, कि छोटी सहायक नदी जो सोहन नदी है वहाँ से प्राप्त है, इसलिए इसे सोहन संस्कृति भी कहते हैं। तो दोस्तों पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि आपका कि सोहन संस्कृति किस काल से संबंधित है, किस काल को सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। तो उसका आपका राइट आंसर हो जाएगा निम्न पुरापाषाण काल को सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। और अगर हम बात करते हैं निम्न पुरापाषाण काल अगर हम अभी भी जैसे अभी हम निम्न पुरापाषाण काल पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों उसके जो उपकरण है तो कहाँ से प्राप्त हुए और क्या मतलब किस प्रकार के औजार थे। तो दोस्तों जो इसके उपकरण प्राप्त हुए पैबुल, चॉपर और चॉपिंग। तो दोस्तों पैबुल एक तरीके से 3 प्रकार के औजार मिलते हैं निम्न पुरापाषाण काल में, पैबुल, चॉपर और चॉपिंग। तो सबसे पहले अगर देखते हैं पैबुल, पानी के बहाव में जैसे चिकने हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा आज के टाइम में भी जैसे नदियों के जो किनारे जैसे जो पत्थर पाए जाते हैं वो पैबुल प्रकार के ही होते हैं दोस्तों। ठीक है, ये पानी के जैसे पानी अगर पत्थर के ऊपर बहता है तो पानी मतलब चिकना हो जाता है, क्योंकि जो नदी के किनारे जो पत्थर निकलते हैं आपने वो देखे होंगे दोस्तों, बहुत ही सॉफ्ट रहता है। ठीक है दोस्तों, सॉफ्ट मीन्स की मतलब काफ़ी चिकने हो जाते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं चॉपर, क्या होते थे, पेबुल से इनका चॉपर का बड़ा आकार होता था। ठीक है दोस्तों, मतलब चॉपर जो बनते थे ये भी एक प्रकार से पत्थर से ही बने हुए औजार होते थे और ये पेबुल से बड़े आकार के बनते थे। और थर्ड अगर हम बात करते हैं चॉपिंग, तो चॉपिंग क्या होता था दोस्तों, ये पेबुल, टेबल नहीं सॉरी दोस्तों, यहाँ पे होगा पेबुल। पेबुल मतलब यही पेबुल, ये वाले पत्थर जो थे पेबुल जो पानी के बहाव में चिकने हो जाते थे। तो पेबुल के ऊपर दोनों किनारों को छीलकर उसमें धार आ जाती थी। ठीक है दोस्तों, अब पेबुल को अगर आप घिसेंगे मतलब घिसते जाएंगे तो दोस्तों उसमें क्या आएगी, धार आएगी, तो उसे ही चॉपिंग कहते थे। चॉपिंग या चॉपिंग इस तरीके से दोस्तों उसे चॉपिंग कहते थे। ठीक है दोस्तों, जिसका मतलब यूजेस कहाँ पे होते थे कि जैसे हथियार हथियार करने में या फिर किसी किसी चीज़ की खुदाई करने में दोस्तों, तो चॉपिंग का यूज़ करते थे लोग। ठीक है दोस्तों, फिर अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं अभी हमारा जो दोस्तों मध्य पुरापाषाण काल, अभी हम पढ़ चुके हैं दोस्तों पुरापाषाण काल के बारे में पढ़ रहे हैं। पुरापाषाण काल यानी कि 3 पार्ट में डिवाइड था, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं मध्य पुरापाषाण काल की। ठीक है दोस्तों, तो मध्य पुरापाषाण काल 1 लाख बीसी से 40,000 बीसी तक का ये काल माना जाता है दोस्तों। और जो इसके जो अवशेष प्राप्त हुए हैं ये नेवासा महाराष्ट्र से प्राप्त हुए हैं, सिंहभूमि झारखंड से प्राप्त हुए हैं, चकिया उत्तर प्रदेश से प्राप्त हैं, बेलन घाटी प्रयागराज और सोन घाटी मध्य प्रदेश और ब्यास हिमाचल प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इससे संबंधित जो अवशेष जो प्राप्त हुए हैं नेवासा महाराष्ट्र से प्राप्त हुए हैं, सिंहभूमि झारखंड, चकिया उत्तर प्रदेश, बेलन घाटी प्रयागराज और सोन घाटी मध्य प्रदेश, जो मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित जितने भी अवशेष थे वो इन जगहों से प्राप्त हुए हैं। और जैसे दोस्तों इसके जो औजार होते थे जो मतलब मध्य पुरापाषाण काल के अभी हम जो पढ़ रहे हैं दोस्तों, आपको पता है कि ये इसके जो मतलब कि जो एक काल विभाजन हम पढ़ते हैं पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल। ठीक है, तो पुरापाषाण काल के बारे में जैसे हम पढ़ते हैं तो औजारों की विभिन्नताएं मतलब किस तरीके के औजार बनते थे, किस मतलब उनकी आकृति कैसे होती थी, उनका डिज़ाइन कैसे होता था, उनका शेप कैसे होता था, तो उसके आधार पर ही हम इनका वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं मध्य पुरापाषाण काल की, तो मध्य पुरापाषाण काल के जो औजार थे दोस्तों वो बहुसंख्यक कोर के बने होते थे, यानी कि फ्लेक के बने होते थे। ठीक है, और ब्लेड उपकरण यानी कि क्वार्टजाइट पत्थर के बने होते थे। तो क्वार्टजाइट पत्थर क्या होता है दोस्तों, एक तरीके का जो चमकीला सा जो पत्थर होता है ना दोस्तों, जैसे अभी जैसे जो नदियों के किनारे भी जो पाए जाते हैं एक चमकीले से पत्थर होते हैं जिनमें एक शाइन अलग से शाइन होती है दोस्तों, तो वो क्वार्टजाइट पत्थर आपके रहते हैं। फलकों की अधिकता के कारण इसे फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फलक संस्कृति की संज्ञा किसे दी थी, मध्य पुरापाषाण काल को। यानी कि दोस्तों अभी जो हमने पहला जो पढ़ा था हमने वो शल्क संस्कृति या उसे सोहन संस्कृति भी कहते हैं। सोहन संस्कृति इस वे में कहते हैं कि सोहन संस्कृति आपका सोहन नदी घाटी से उसके अवशेष मिले हैं किसके, ये निम्न पुरापाषाण काल के। तो दोस्तों इसीलिए उसे सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता था, निम्न पुरापाषाण काल को। और मध्य पुरापाषाण काल की अगर हम बात करते हैं, इस फलकों की अधिकता के कारण इस संस्कृति को फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है, अगर हम बात करते हैं उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल का जो टाइम पीरियड है 40,000 बीसी से 10,000 बीसी तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है दोस्तों। और इसकी जो प्राप्ति स्थल कौन कौन से हैं, सोन घाटी मध्य प्रदेश है, सिंहभूमि वही झारखंड, जोगदाहा भीमबेटका गुफा ये मध्य प्रदेश, कुरनूल गुफाएं आंध्र प्रदेश, सोरापुर दोआब कर्नाटक और बूढ़ा पुष्कर राजस्थान। ठीक है दोस्तों, और इसका जो प्रमुख जो औजार होता था ब्लेड। जैसे दोस्तों ब्लेड का जो मुख्य जो काम होता था, जैसे आपको जैसे मतलब आपने शिकार किया, जैसे मतलब इस काल के जो लोग थे वो शिकार करते थे, तो वो इसका काम होता था दोस्तों चीरने या फाड़ने में, मतलब कि शिकार को चीरने फाड़ने में ब्लेड का ही यूज़ करते थे। और इस ये जो इसका जो प्रमुख औजार था, मतलब कि ये उच्च पुरापाषाण काल का प्रमुख औजार था ब्लेड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करते हैं मध्य पुरापाषाण काल। ठीक है दोस्तों, मध्य पाषाण काल।
मध्यपुरा पाषाण काल के बारे में हम बता चुके हैं आपको, ये फलक संस्कृति से संबंधित था, फलकों की अधिकता थी इसलिए उसे फलक संस्कृति कहा जाता था। अब हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। ठीक है दोस्तों, तो मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड था 10,000 BC से 5500 BC तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है। और दोस्तों इसके जो उपकरण थे, यानी कि जो मध्य पाषाण काल में जो उपकरण मिले हैं अत्यंत छोटे आकार के उपकरण मिले हैं, और इसीलिए इसे माइक्रोलिथ युग भी कहा जाता है। यानी कि अगर पेपर में अगर दोस्तों पूछा जाए कि मध्य पाषाण काल जो माइक्रोलिथ युग है, माइक्रोलिथ युग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आपके पास ऑप्शन दे देगा वो मध्य पाषाण काल, उच्च पाषाण ये उच्च पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल या फिर नव पाषाण काल। तो दोस्तों मध्य पाषाण काल से संबंधित है माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ क्यों? माइक्रो मीन छोटा, ठीक है दोस्तों, और अत्यंत छोटे, तो अत्यंत छोटे उपकरण मध्य पाषाण काल से मिले हैं। और दोस्तों इसके जो औजार थे या इस मतलब कि जो मध्य पाषाण काल के जो अवशेष थे उनकी खोज किसने की थी? CL कार्लाइल। ठीक है दोस्तों, CL कार्लाइल ने मध्य पाषाण कालीन उपकरणों की खोज करी थी, और सबसे पहले उन्होंने इसके जो अवशेष या इनके उपकरणों की खोज कहाँ पे करी थी? ये विंध्य क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, विंध्य क्षेत्र के पास में इन्होंने जो ये मध्य पाषाण कालीन जो अवशेष हैं या औजार है उनकी खोज करी थी CL कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट इसमें पालतू जो पशु है, मध्य पाषाण काल में ही मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू पशु बनाया था। ठीक है, और पशुपालन के साक्ष्य। ठीक है दोस्तों, अब जो इसमें पशुपालन के जो साक्ष्य मिलते हैं आदमगढ़ यानी कि मध्य प्रदेश व बागौर राजस्थान से। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर पालतू जो पशु कुत्ता जो बनाया दोस्तों, मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू पशु बनाया तो वो मध्य पाषाण काल में ही बनाया था। और पशुपालन के साक्ष्य यानी कि सबसे पहले भारतीय इतिहास में पशुपालन के साक्ष्य भी मध्य पाषाण काल से ही माने जाते हैं, जो कि कहाँ पे मिले हैं? आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागौर राजस्थान से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसमें पॉइंट है मानव अस्थि पंजर के साक्ष्य। अगर मानव जो अस्थि पंजर इनकी जो हड्डियों के जो साक्ष्य दोस्तों कहाँ से मिले हैं? प्रतापनगर के सराय नहार व महादहा उत्तर प्रदेश से। ठीक है दोस्तों, जो मानव अस्थि पंजर के जो साक्ष्य हैं प्रतापनगर के सराय नाहर राय व महादहा उत्तर प्रदेश से मानव अस्थि पंजर के साक्ष्य मिले। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ दोस्तों मैं, ये सारे जो टॉपिक हैं कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और जो मध्य पाषाण काल है दोस्तों उसका जो प्रमुख केंद्र है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, जो इसका प्रमुख केंद्र है सोन घाटी मध्य प्रदेश, कृष्णा घाटी कर्नाटक और बेलन घाटी उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो ये मध्य पाषाण काल से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और मध्य पाषाण कालीन उपकरणों की जो खोज करने का श्रेय जाता है CL कार्लाइल यानी कि विंध्य क्षेत्र में जाता है। इस विंध्य क्षेत्र में इन्होंने इसके सबसे पहले अवशेष प्राप्त किए थे, ये अवशेष खोजे थे। ठीक है दोस्तों, और पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागौर राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टॉपिक की दोस्तों नव पाषाण काल। नव पाषाण काल का दोस्तों जो टाइम पीरियड है वो 5500 BC से 3000 BC तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है। और इसके जो प्राचीनतम बस्ती अगर जैसे पूछते हैं ना दोस्तों कि सबसे पहले नव पाषाणकालीन जो साक्ष्य मिले हैं कहाँ से मिले हैं, तो दोस्तों मेहरगढ़ पाकिस्तान, इनकी जो मेहरगढ़ है वहाँ से मिले हैं दोस्तों। और ये अभी इसका जो वर्तमान जो इसका जो लोकेशन है दोस्तों वर्तमान में कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान का जो एक बलूचिस्तान प्रांत है दोस्तों, वहाँ पे आपका मेहरगढ़ एक स्थल है, वहाँ पे प्राचीनतम बस्ती मिली थी दोस्तों किसकी? नवपाषाण काल की। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गर्त आवास मृद भांड व हड्डी। ठीक है, यानी कि गर्त आवास मतलब दोस्तों गड्ढेदार आवास व मृद भांड यानी कि मिट्टी के बर्तन व हड्डी की जो सबसे पहले जो साक्ष्य मिले थे दोस्तों बुर्ज होम और गुफरखाल। तो बुर्ज होम और गुफरखाल से मिले थे दोस्तों, और ये कहाँ पे? आपके जम्मू कश्मीर में दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आपके बुर्ज होम है, यहाँ से गड्ढा घर वो मृद भांड वो हड्डी के साक्ष्य मिले थे दोस्तों बुर्ज होम से। और बुर्ज होम से ही दोस्तों मतलब कुत्ते के साथ मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं दोस्तों। ठीक है, तो बुर्ज होम से दोस्तों दो आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, एक तो गर्त आवास मृद भांड व हड्डी के साक्ष्य, और मानव के साथ मानव और कुत्ते को एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य भी दोस्तों आपके बुर्ज होम से ही मिलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है इसका चावल प्राचीनतम साक्ष्य। तो चावल के दोस्तों जो प्राचीनतम जो साक्ष्य मिले हैं कोल्डी हवा यानी कि प्रयागराज से मिले हैं। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार दोस्तों एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चावल के जो प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले हैं दोस्तों कोल्डी हवा यानी कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मिले हैं दोस्तों। ठीक है, खाद्य पदार्थ नवपाषाणकालीन जो मनुष्य था दोस्तों वो खाद्य पदार्थों का उत्पादक भी था, मतलब खाद्य पदार्थ वो उत्पाद भी करने लग गया था और उसका उपभोग भी करने लग गया था। ठीक है दोस्तों, जैसे कि नॉर्मली यानी कि कृषि और पशुपालन यानी अगर उत्पादन कर रहा है दोस्तों यानी कि वो कृषि कर रहा है और उपभोक्ता कर रहा है दोस्तों वो पका के खा रहा है, क्योंकि नवपाषाण काल तक तो दोस्तों कई चीज़ों की खोज हो चुकी थी, यानी कि तांबा मतलब जैसे होता है कुल्हाड़ी वगैरह
कुल्हाड़ी, बसूनी, छेनी, खुरपी, कुदाल, हथौड़े, पहिया। तो दोस्तों इन्होंने सब चीज़ के आविष्कार ऑलमोस्ट कर लिए थे दोस्तों। नॉर्मली जिस चीज़ से आपका कृषि हो सके और जिस चीज़ से आपका मतलब कोई भी भोज्य पदार्थ पकाए जा सके, यानी कि वो खाद्य पदार्थों का उत्पादक व उपभोक्ता दोस्तों दोनों हो चुका था नवपाषाणकालीन जो मनुष्य था उस टाइम पे। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। साथ ही साथ जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो उसके साथ ही साथ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपके नोट्स बनाने में भी दोस्तों काम आएगा। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की अगर बात करते हैं दोस्तों, जो अभी हमने पूरा पढ़ा है निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो दोस्तों ये हमने काल वाइज हमने इसका डिवीजन किया है, इसको एक टेबल के माध्यम से हमने आपको बताया है दोस्तों। ठीक है, बनाया है ये टेबल। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं निम्न पुरा पाषाण काल, तो दोस्तों निम्न पुरापाषाण काल को सल्ग संस्कृति भी कहा जाता है। और एक दोस्तों कई बार क्वेश्चन ये पेपर में भी आया है कि सल्ग संस्कृति का संबंध किस काल से माना जाता है। तो दोस्तों सल्ग संस्कृति लाइक कि दोस्तों ये पत्थर से ही मतलब, क्योंकि हम इनका जो वर्गीकरण करते हैं पत्थर की आकृति के आधार पर ही करते हैं। ठीक है दोस्तों, किस तरीके की पत्थर का शेप होगा, किस तरीके का उसका औजार होगा, तो उसके दोस्तों जो उसमें जो वेरिएशंस हैं मतलब, ठीक है दोस्तों, उस आधार पे हम इनको बांटते हैं। तो सबसे इसके जो मुख्य स्थल है दोस्तों निम्न पुरापाषाण काल के, पंजाब, कश्मीर, सोहन घाटी। दोस्तों सोहन घाटी अभी मैंने आपको बताया, सोहन घाटी नहीं, सोहन संस्कृति निम्न पुरापाषाण काल का मुख्य स्थल था। और सिंगरौली घाटी, छोटा नागपुर का पठार, नर्मदा घाटी, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, निम्न पुरापाषाण काल के जो प्रमुख स्थल थे। और दोस्तों इसके जो महत्व, इसके जो विशेषता या इसके जो उपकरण है किस प्रकार से है दोस्तों, यहाँ पे होमो इरेक्ट दोस्तों, मनुष्य की जो प्राचीनतम जो जाति थी, मतलब मनुष्य का विकास भी दोस्तों धीरे धीरे हुआ है। अगर आपने अगर डार्विन का विकासवादी सिद्धांत अगर आपने पढ़ा है, तो वो मनुष्यों के दोस्तों एक तरीके से क्रमिक विकास से संबंधित है, मनुष्य ने किस तरीके से विकास किया है। तो उस टाइम पे दोस्तों होमो इरेक्ट्स अस्थि जो एक तरीके का मनुष्य था, तो दोस्तों अस्थि अवशेष नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है दोस्तों कि सबसे पहले जो होमो इरेक्ट अस्थि अवशेष जो मनुष्य के मिले हैं किस घाटी से मिले हैं, किस नदी घाटी से, तो दोस्तों नर्मदा नदी घाटी से। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है मध्य पुरापाषाण काल। ये दोस्तों सारे पुरापाषाण काल के ही पार्ट है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। तो दोस्तों अभी हम पढ़ रहे हैं मध्य पुरापाषाण काल, इसे फलक संस्कृति के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। और इसके जो मुख्य स्थल है निवासा दोस्तों, जो कि आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। निवासा नहीं दोस्तों, ये नेवासा है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। भीमबेटका दोस्तों आपको पता ही है, गुफा चित्र के लिए बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, काफ़ी अच्छी इसमें भित्ति चित्रकारी की गई है। फिर आता है डिडवाना दोस्तों, डिडवाना का क्षेत्र। तो दोस्तों इसकी जो प्रमुख विशेषता थी वो थी फलक संस्कृति पर आधारित था, यानी कि पत्थर के दोस्तों फलक एक तरीके से औजार था ही। और भीमबेटका की गुफा चित्रकारी दोस्तों, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल दोस्तों अस्थि और तक्षिणी संस्कृति इसको बोला जाता है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है तक्षिणी संस्कृति, क्योंकि हमें दोस्तों पता ही है शल्क संस्कृति, फलक संस्कृति। और उच्च पुरापाषाण काल को शल्क फलक संस्कृति बोलते हैं, तक्षिणी संस्कृति भी इनका अन्य नाम है और अस्थि संस्कृति भी दोस्तों इसका अन्य नाम है। तो दोस्तों उच्च पुरापाषाण कालीन जो स्थल है वो बेलन घाटी, गुजरात, छोटा नागपुर, मध्य प्रदेश दोस्तों आदि स्थानों से इसके स्थल प्राप्त हुए हैं। उच्च पुरापाषाण कालीन जो अवशेष दोस्तों हमारे प्राप्त हुए हैं वो बेलन घाटी, गुजरात, छोटा नागपुर, मध्य प्रदेश आदि से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों उच्च पुरापाषाण काल का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों ये है, सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट है, पॉइंट है दोस्तों, आरंभिक होमोसेपियंस मानव का काल। तो दोस्तों कई बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि आरंभिक होमोसेपियंस मानव का जो काल था दोस्तों, कौन सी संस्कृति है, कौन सा काल था, तो ये उच्च पुरापाषाण काल दोस्तों, आरंभिक होमोसेपियंस मानव का काल इसको माना जाता है। और फलक व हड्डी उपकरण दोस्तों, ठीक है, यानी कि वो फलक व हड्डी उपकरण इसमें मिले हैं। फलक और हड्डियों के दोस्तों औजार वगैरह जो जैसे मनुष्य की जो अवशेष जैसे हड्डी होती है दोस्तों, तो जो हड्डी थी तो उसके औजार बनाते थे उच्च पुरापाषाण काल में। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और दोस्तों आपकी ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी। और अगर आप चाहते हो दोस्तों मुझसे पढ़ना दोस्तों इसी तरीके के आप नोट्स चाहते हो दोस्तों, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और चैनल को दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपके फ्रेंड भी दोस्तों इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखें या कुछ सीखने को मिल रहा है दोस्तों, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी दोस्तों इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इसमें पॉइंट है दोस्तों मध्य पाषाण काल। ठीक है दोस्तों, तो हम मेनली ये पूरा जो तीनों जो सेक्शन है दोस्तों, ये पूरा पाषाण से संबंधित है दोस्तों, पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल से संबंधित है। तो इसमें जो तीन पार्ट है पूरा पाषाण काल के, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं दोस्तों मध्य पाषाण काल के बारे में। तो मध्य पाषाण काल के दोस्तों सूक्ष्म पाषाण संस्कृति, यानी कि इसमें पत्थर के दोस्तों जो छोटे आकार के औजार होते थे पत्थरों से संबंधित, वो बनाए जाते थे, मतलब वो बनते थे दोस्तों मध्य पाषाण काल में। और इसीलिए मतलब इसे माइक्रोलिथ,
अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था पीछे दोस्तों प्रीवियस पॉइंट में कि माइक्रोलिथ युग भी इसको कहा जाता है। मध्य पाषाण काल को काफ़ी बार एग्जाम में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है, किस काल को सूक्ष्म पाषाण संस्कृति के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों उसका राइट आंसर है मध्य पाषाण काल। और दोस्तों अगर देखें इसके अवशेष कहाँ कहाँ से मिले हैं, आदमगढ़, बागौर सराय नाहर। ठीक है, बागौर सराय नाहर दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है आपका। और यहाँ पे मनुष्यों के स्थायी निवास के साक्ष्य मिले दोस्तों, और पशुपालन के साक्ष्य भी दोस्तों यहाँ से मिले हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य दोस्तों यहाँ पे मिले हैं। जैसे मैंने आपको प्रीवियस दोस्तों फैक्ट मतलब कि यहाँ पे जब मध्य पाषाण काल में आपको पढ़ा रहा था, वहाँ पे मैंने आपको बताया दोस्तों, जैसे अभी एक मध्य पाषाण काल दोस्तों देखो, पशुपालन के साक्ष्य भी सबसे पहले यहीं से मिले हैं, आदमगढ़ मध्य प्रदेश व बागौर राजस्थान से। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मध्य पाषाण कालीन के बारे में दोस्तों हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस ईयर में। दोस्तों एक तरीके से मैंने शॉर्ट्स नोट्स प्रोवाइड कराने की कोशिश करी है इस टेबल के माध्यम से। तो दोस्तों अगर हम नव पाषाण काल की बात करें तो पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति। ठीक है दोस्तों, पॉलिश्ड मतलब कि इस काल को पॉलिश्ड उपकरण यानी कि जो उपकरण थे दोस्तों, जो इक्विपमेंट थे, जो औजार थे, तो उनमें पॉलिश की जाती थी दोस्तों, पॉलिश्ड उपकरण। तो इसके जो मुख्य स्थल है दोस्तों, बुर्ज होम हो गया, गुफकराल, कोल्डी हवा, दमदमा। दोस्तों दमदमा से दोस्तों एक साथ मानव के 3 कंकाल मिले हैं। मानव के एक साथ 3 कंकाल मिले हैं कहाँ से दोस्तों, दमदमा से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये यूपी पीसीएस दोस्तों आरओ आई थिंक 2016 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, और उत्तराखंड के यूके पीएससी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था कि किस स्थान से, निम्नलिखित में से किस स्थान से एक साथ मनुष्यों के 3 कंकाल पाए गए हैं, तो दमदमा क्षेत्र से पाए गए दोस्तों। और अगर हम नव पाषाणकालीन जो संस्कृति है अगर उसके बारे में देखें, उसके मुख्य उपकरणों के बारे में देखें, क्या क्या हमें वहाँ से मिलता है। प्रारंभिक कृषि संस्कृति, कृषि की यानी कि कृषि की जो संस्कृति की जो प्रारंभिक अवस्था है दोस्तों, वो हमें नवपाषाण काल से देखने को मिलती है। इस टाइम पे जो मनुष्य उसने कपड़ा बुनना सीख लिया था दोस्तों, भोजन को पकाकर खाना उसने सीख लिया था, मनुष्य का स्थायी निवास बना। वो स्थायी निवास दोस्तों मतलब एक वो पहले तो दोस्तों मनुष्य शिकार के चक्करों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकते रहते थे शिकार की खोज में दोस्तों, लेकिन नव पाषाण काल आते आते दोस्तों मनुष्यों का क्रमिक जैसे विकास होता गया, तो दोस्तों उन्होंने अपना स्थायी निवास बनाना शुरू किया, भोजन पका के खाना उन्होंने शुरू किया दोस्तों। ठीक है, कृषि करना उन्होंने शुरू करा, पशुपालन तो दोस्तों सबसे पहले उन्होंने पशुपालन करना शुरू किया, और पशुपालन में सबसे पहले उन्होंने पालतू पशु कुत्ते को बनाया। ठीक है, तो दोस्तों नव पाषाण काल में ठीक है, जो पाषाण उपकरण थे उनकी पॉलिश करना शुरू कर दिया, यानी इसलिए इसको पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति भी कहते हैं। और अग्नि का प्रचलन भी दोस्तों नव पाषाण काल में शुरू हुआ। ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छी मात्रा में अग्नि का उन्होंने प्रचलन, काफ़ी तेज़ी या काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उन्होंने अग्नि का प्रचलन शुरू करा दोस्तों, क्योंकि भोजन पका के ही खाना सीख गए थे। तो दोस्तों नव पाषाण काल से संबंधित काफ़ी सारे फैक्ट हैं दोस्तों, ये सारे फैक्ट आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, इसका नोट्स बनाइए और इसको पढ़िए दोस्तों अच्छे से। और इससे बाहर दोस्तों कहीं से कुछ नहीं आने वाला है, जितना आएगा दोस्तों पाषाण काल से या प्राग ऐतिहासिक काल से दोस्तों वो इतना ही आता है। इससे बाहर का दोस्तों आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल की, तो आद्य ऐतिहासिक काल दोस्तों इसका जो मीनिंग क्या होता है कि आद्य ऐतिहासिक काल जैसे लोग पढ़ते हैं या हम पढ़ते हैं दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में, तो आद्य ऐतिहासिक काल मतलब आधी जानकारी दोस्तों। इसका जो सीधा सीधा दोस्तों जो पॉइंट है इसका मतलब होता है आधी जानकारी। आधी जानकारी का मतलब आप ये समझ सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मनुष्यों ने लिखना तो शुरू कर लिया था दोस्तों, लेकिन उसे उस लिपि को पढ़ा नहीं गया अभी तक। आद्य ऐतिहासिक काल दोस्तों एक ऐसा काल था, प्राग ऐतिहासिक काल तो दोस्तों उसके कोई लिखित साक्ष्य तो मिलते नहीं है। जो प्राग ऐतिहासिक काल था, उस प्राग ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य थे कि मानव मतलब कि मनुष्यों की हड्डियां मिली होंगी दोस्तों, कुछ तो मिला होगा पुरातात्विक साक्ष्य में। जब खुदाई करके, पुरातात्विक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, जैसे लाइक कि उसमें खुदाई करते हैं, पुरातात्विक यानी कि आर्कियोलॉजिकल। तो दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब होता है, हम आद्य ऐतिहासिक काल भी जैसे पढ़ रहे हैं, तो आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब होता है दोस्तों आधी जानकारी, यानी कि लिखा तो है परंतु पढ़ नहीं पाए। ठीक है दोस्तों, सीधा सीधा शब्दों में बता रहा हूँ दोस्तों, लिखा गया है परंतु पढ़ा नहीं गया है। और इसके दोस्तों आधी जानकारी मतलब थोड़ा कुछ कुछ मिला है, कुछ कुछ स्थल मिले हैं दोस्तों, कुछ कुछ यानी कि जैसे अभी सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है, और जो वैदिक सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। तो जब हम आद्य ऐतिहासिक काल को हम डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों, उसके बारे में जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल से बताएंगे कहाँ से कौन सा स्थल प्राप्त हुआ है, कहाँ से कौन से मृद भांड, कौन सी मूर्ति प्राप्त हुई है, चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल को दोस्तों उस काल से इसकी तुलना की जाती है दोस्तों, लाइक कि ये आदि ऐतिहासिक काल का दोस्तों जो अभी जो सिंपल डेफिनेशन है वो मैं आपको बता चुका दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आदि ऐतिहासिक काल में क्या क्या चीज़ें हैं दोस्तों। जब पाषाण युग की जब दोस्तों समाप्ति होती है उसके बाद यानी कि दांतों का युग, दांतों नहीं दोस्तों यहाँ पे धातु होगा, माफ करना है दोस्तों यहाँ पे,
पाषाण युग यानी पाषाण जब पत्थर दोस्तों खत्म हो गए थे, यानी कि पत्थर खत्म से कहने का मतलब है कि पत्थर युग जब खत्म हो गया था, उसके बाद धातु युग का आरंभ हुआ। धातु युग का जब आरंभ होता है दोस्तों, इसलिए इसे धातु काल भी कहा जाता है। अब आप देखिए दोस्तों, जब मनुष्य ने सबसे पहले तांबे की खोज करी थी दोस्तों, नवपाषाण काल में ही मनुष्य ने तांबे की खोज मेनली अगर आता है तो वहाँ पे हो चुकी थी। तो तांबे दोस्तों, तांबे की इन्होंने खोज करी थी, पाषाण नहीं दोस्तों, माफ़ करना, नवपाषाण काल में उन्होंने तांबे की खोज नहीं करी थी दोस्तों। अब अभी हम बात करते हैं धातु काल, आदि ऐतिहासिक काल। पत्थर का काल तो पूरा जो आपका जो प्राग ऐतिहासिक काल है वो पूरा पत्थर का काल था। लेकिन अगर हम बात करते हैं आदि ऐतिहासिक काल की, आदि ऐतिहासिक काल को आरंभिक धातु का काल भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से पत्थर का जो युग था, पत्थर के बने औजार दोस्तों वो अब नहीं बनते थे दोस्तों। धातु काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे धातुओं की खोज भी होने लगी थी। और इस टाइम पे दोस्तों सेकंड पॉइंट है इसमें कि गैरिक एवं कृष्ण लोहित मृद मृद भांड भी इसी संस्कृति में देखने को मिलता है। जो दोस्तों गैरिक यानी कि गेरुआ जो कलर होता है दोस्तों, एक कलर होता है ऑरेंज कलर का। और कृष्ण लोहित मृद भांड, कृष्ण लोहित यानी कि एक लोहे के जो मृद भांड थे दोस्तों, वहाँ पे उसकी मतलब कि उसको पॉलिश करने की, यानी कि गेरुआ रंग के मृद भांड देखने की संस्कृति जो होती है दोस्तों, वो मिलती है। लाइक इसमें गेरुआ रंग दोस्तों, ऑरेंज से हम कनेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ को। और नेक्स्ट इसमें पॉइंट है दोस्तों, इस संस्कृति के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता व वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों हम आने वाली जो आदि ऐतिहासिक काल के जो पॉइंट है दोस्तों, जो एक सीक्वेंस है अगर हम चलेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता आती है आदि ऐतिहासिक काल का जो प्रारंभिक काल है, सिंधु घाटी सभ्यता। और दूसरा जो काल होता है दोस्तों वैदिक सभ्यता। फिर हम वैदिक सभ्यता को दोस्तों हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, पूर्व उत्तर वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल, यानी कि जिसे हम ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा जो आएगा दोस्तों उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल को हम दोस्तों या वैदिक सभ्यता को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों इसी काल में हम ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति या चालकोलिथिक युग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति दोस्तों या चाल इसको इसका अन्य नाम है चालकोलिथिक युग। दोस्तों कई बार पूछा गया है कि चालकोलिथिक युग किस काल का अन्य नाम है, तो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति या ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता का अन्य नाम है चालकोलिथिक युग। तो दोस्तों इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ताम्र हम जब भी हम पढ़ना शुरू करते हैं दोस्तों, एक सीक्वेंस वाइज चलता है दोस्तों, ठीक है, कि इतिहास का वर्गीकरण करते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल में अभी जो मैंने आपको फैक्ट पढ़ाया दोस्तों, आपने वो नोट डाउन करने हैं, अच्छे से आप नोट्स बनाइए दोस्तों। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और उससे बाहर दोस्तों मतलब जितना हो सकता है दोस्तों मैंने उस वीडियो में मतलब कवर करने की कोशिश करी है। तो उससे बाहर दोस्तों मेरे को कुछ लगता नहीं कि उससे बाहर कुछ आने वाला है इस टॉपिक से। तो अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, पहला पॉइंट, इस ताम्रपाषाणकालीन जो संस्कृति दोस्तों, इस संस्कृति में पत्थर तथा तांबे के औजारों का प्रयोग होता था। यानी कि दोस्तों पत्थर के औजार भी हैं और तांबे के औजार भी हैं। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति का सीधा सीधा मतलब ही निकलता है कि यहाँ पे पत्थर के औजार भी होते थे और तांबे के औजार भी यहाँ पे प्रयोग करते थे, ठीक है। 5000 ईस्वी, माफ करना दोस्तों, ईसा पूर्व की संस्कृति थी। तो यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिए इसको, 5000 BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट की ये संस्कृति इसको बोला जाता है, ठीक है। 5000 BC की यह संस्कृति थी और यह तांबा मुख्य धातु थी। तो दोस्तों जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, ताम्र पाषाण कालीन यानी कि तांबा और पाषाण यानी कि पत्थर, ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति या चालकोलिथिक युग इसको कहा जाता है। और तांबा इसकी क्या थी, मुख्य धातु थी, है ना। अब तांबा मुख्य धातु थी, यह सभ्यता वो संस्कृति कृषक ग्रामीण संस्कृति या सभ्यता थी, ठीक है दोस्तों। यह संस्कृति कैसे थी, कृषक ग्रामीण, मतलब जो इस सभ्यता की जो हम वो करते हैं दोस्तों, तो हम देखते हैं कि जो किसान थे दोस्तों, कृषक, और मतलब कि गाँव में उस टाइम पे रहते थे, यानी कि कृषक होते थे, खेती करते थे, ठीक है दोस्तों। तो यह सभ्यता संस्कृति या सभ्यता व संस्कृति कृषक ग्रामीण संस्कृति या सभ्यता थी। दोस्तों इसमें हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ताम्रपाषाण कालीन महत्वपूर्ण संस्कृतियाँ। तो दोस्तों जब ताम्रपाषाण कालीन की 5000 ईसा पूर्व में या 5000 BC में जब ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति चल रही थी, तो उसकी जो समकालीन जो संस्कृतियाँ थी उनसे संबंधित जो संस्कृतियाँ थी, ठीक है। तो भारत में कौन कौन सी थी दोस्तों, सबसे पहला था बनास या आहार संस्कृति राजस्थान में, ठीक है। तो दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप इसको उतना डिटेल से मत पढ़िए, बट थोड़ा इसको नॉर्मली संस्कृति को पढ़िए कि कौन सी संस्कृति किस राज्य से संबंधित थी। यानी कि बनास दोस्तों, अब आज राजस्थान में एक जगह का नाम भी बनास है, बनास परियोजना भी है दोस्तों राजस्थान में, तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो बनास आहड़ संस्कृति राजस्थान में दोस्तों 2100 BC से 1500 BC तक की यह संस्कृति मानी जाती है। और इसका जो प्रमुख केंद्र था दोस्तों था गिलुंद, यानी कि पक्की ईंटों के साक्ष्य। यहाँ पे एक प्रमुख केंद्र है दोस्तों, बनास और आहड़ जो संस्कृति राजस्थान में है, वहाँ पे एक स्थान था गिलुंद, और वहाँ से दोस्तों पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। और इस संस्कृति को, बनास या आहार संस्कृति को ताम्रवती संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ताम्रवती संस्कृति के नाम से भी इसको जाना जाता है।
फिर इसमें दोस्तों अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे जो घर बने हुए थे तो बनास या आहट जो संस्कृति है दोस्तों, यहाँ पे जो घर पत्थरों के बने हुए होते थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट तो नहीं दोस्तों कह सकते हैं, बट ठीक है, मतलब एक फैक्ट है। आप इसमें आप देख सकते हो कि यार कि उस टाइम पे आप अपना जो इतिहास है वो क्रमिक इतिहास, किस तरीके से दोस्तों उस टाइम पे लोग रहते थे, किस तरह के घरों में लोग निवास करते थे, कहाँ उन्होंने पक्की ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से हमें किस चीज़ के बारे में मिलते हैं। तो दोस्तों इतिहास दोस्तों एक तरीके से काफ़ी रोचक भी है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है दोस्तों। कोई इतिहासकार किसी चीज़ के बारे में कुछ बताता है, कोई इतिहासकार किसी चीज़ के बारे में कुछ और ही बताता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग है, मतलब एंशंट जब तक हमें कंप्लीट साक्ष्य नहीं मिल जाते। तो दोस्तों ये तो एक प्रमुख साक्ष्य है दोस्तों, तो इसलिए हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों इसमें कायथा संस्कृति नहीं मध्य प्रदेश। तो कायथा संस्कृति भी एक ताम्रपाषाण कालीन महत्वपूर्ण संस्कृति थी, और इसका जो प्रमुख स्थल था दोस्तों वो था कायथा वो एरन। ठीक है दोस्तों। और एरन से दोस्तों आप कनेक्ट कर सकते हो कि एरन में दोस्तों भानुगुप्त का एक सती प्रथा का उल्लेख मिलता है एरन अभिलेख में। सबसे पहले दोस्तों सती प्रथा का जो उल्लेख मिलता है वो एरन अभिलेख में मिलता है, और किसका था दोस्तों, भानुगुप्त का था। तो खैर दोस्तों ये चीज़ें हम आगे बढ़ेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में। और दोस्तों इसमें कायथा, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, कायथा से प्राप्त मृद भांड पर हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है। तो दोस्तों जो कायथा यानी कि मध्य प्रदेश का एक स्थल है कायथा, तो वहाँ से जो प्राप्त मृद भांड थे वहाँ पे हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव क्या मिलता है, देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मालवा संस्कृति। ये भी मध्य प्रदेश से ही संबंधित थी, और प्रमुख स्थल कायथा, एरन व नवदा टोली थी। ठीक है दोस्तों। और इस संस्कृति के मृद भांड अपनी उत्कृष्टता के लिए जाने जाते थे, मालवा संस्कृति। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों उसने पेपर में एग्जामिनर ने अगर पेपर में क्वेश्चन पेपर में उन्होंने एक लाइक की कुछ क्वेश्चन अगर पूछ लिया कि मालवा संस्कृति का संबंध किस राज्य से है, पहला तो आपको दोस्तों यहाँ पे क्लियर हो गया कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो दोस्तों अगर दूसरा क्वेश्चन आता है किस संस्कृति के मृद भांड अपनी उत्कृष्टता के लिए जाने जाते हैं, तो दोस्तों ये फैक्ट भी आपको मैंने क्लियर करा दिया है दोस्तों, मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश के लिए जाना जाता है। फिर दोस्तों इसमें नेक्स्ट ये पॉइंट आता है कि नवदा टोली कृषि फसलों के साक्ष्य मिलता है। दोस्तों मालवा संस्कृति में एक स्थल है नवदा टोली दोस्तों, ये भी एक स्थल है नवदा टोली। तो यहाँ से कृषि फसलों के साक्ष्य मिलते हैं मालवा संस्कृति से मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों। अब इसमें नेक्स्ट एक और संस्कृति आती है दोस्तों, जोरवे संस्कृति। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये एक बार एग्जाम में भी पूछी गई थी ये ताम्रपाषाणकालीन। ये चार जो संस्कृतियां हैं दोस्तों, आपको इनसे संबंधित सिर्फ राज्यों के नाम याद रखना है। अगर आपको इनके स्थल नाम भी याद नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, लेकिन आपको इनसे संबंधित जो राज्यों की जो जानकारी है, मतलब किस राज्य से संबंधित, जैसे कायथा संस्कृति किस राज्य से संबंधित है, मालवा संस्कृति किस राज्य से संबंधित है, बनास आहार संस्कृति किस राज्य से संबंधित है, तो दोस्तों ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये ताम्रपाषाणकालीन महत्वपूर्ण संस्कृतियाँ थी। तो जोरवे संस्कृति दोस्तों महाराष्ट्र यानी कि प्रमुख स्थल है इसका नेवासा और दाइमाबाद। ठीक है दोस्तों, नेवासा और दाइमाबाद इसके प्रमुख स्थल थे। दाइमाबाद की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, दाइमाबाद में तांबे का रथ भी मिला दोस्तों, वो हम हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। जब हम हड़प्पा संस्कृति पढ़ेंगे या हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें दाइमाबाद का जिक्र देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है। तो दाइमाबाद यानी कि कांसे की वस्तु यहाँ से मिली थी दाइमाबाद से, गेंडा, हाथी और तथा रथ चलाते मनुष्य की आकृति, यानी कि तांबे का रथ मिला था वहाँ पे दोस्तों। कांसा मतलब कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है दोस्तों, मिश्र धातु है कांसा। तो दाइमाबाद से हमें कांसा मिलता है, और गेंडा, हाथी तथा रथ चलाते मनुष्य की आकृति हमें वहाँ से देखने को मिलती है दोस्तों। ठीक है। फिर इसमें नेक्स्ट आता है इनाम गांव, बड़ी बस्ती व किला बंद व खाई से घिरी। तो इनाम गांव दोस्तों जोरवे संस्कृति की यहाँ पे एक बड़ी बस्ती थी दोस्तों, और इस जो बस्ती थी इसको चारों तरफ से किलाबंदी करी गई थी, और एक बीच में दोस्तों एक क्या थी, खाई। तो खाई से घिरी हुई एक यहाँ पे एक बस्ती थी दोस्तों, जो कि कहाँ से मिलती है हमें, इनाम गांव से मिलती है दोस्तों। तो इनाम गांव का संबंध भी दोस्तों जोरवे संस्कृति से ही है। ठीक है। तो दोस्तों इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, कुछ फैक्ट है इंपॉर्टेंट। 1200 BC में, यानी कि दोस्तों 1200 लगभग 5000 BC की, हम 5000 बिफोर क्राइस्ट की हमारी ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति है। और लगभग 1200 BC में दोस्तों ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति खत्म हो चुकी थी। केवल दोस्तों जोरवे संस्कृति 700 BC तक रही थी दोस्तों। ठीक है। तो यानी कि अभी तक हमने दोस्तों चार संस्कृतियों के बारे में पढ़ा है। बनास आहार संस्कृति नंबर 1, नंबर 2 दोस्तों मालवा संस्कृति, नंबर 3 कायथा संस्कृति, और नंबर 4 जोरवे संस्कृति। तो दोस्तों जो स्टार्टिंग की जो तीन जो संस्कृतियाँ थी वो दोस्तों 1200 BC तक यानी कि वो ख़त्म हो चुकी थी सारी संस्कृतियाँ, लेकिन जो जोरवे संस्कृति का जो प्रभाव था दोस्तों, या जो जोरवे संस्कृति थी दोस्तों 700 BC तक बनी रही। और सबसे अंत में दोस्तों जोरवे संस्कृति का अंत हुआ, और उसके साथ ही ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति खत्म हो जाती है, और फिर दोस्तों आता है सिंधु घाटी सभ्यता। तो दोस्तों विलोपन का जो इसका जो कारण था दोस्तों क्या था, अल्प वर्षा व सूखा। तो दोस्तों कई इतिहासकार कहते हैं कि दोस्तों इसका जो ताम्रपाषाणकालीन जो संस्कृति है उसका
विलोपन का जो कारण था वो अल्प वर्षा, वो सूखा था दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो सेशन में दोस्तों इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना दोस्तों। जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों वीडियो को शेयर करिए, और जिससे कि आपकी दोस्तों की भी हेल्प हो जाए। और दोस्तों हम इसी सीरीज़ के साथ इतिहास से संबंधित दोस्तों जो अभी इसके एमसीक्यूज़ आएंगे, आपको दोस्तों जो जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उससे संबंधित आपको एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करा दिए जाएंगे दोस्तों। अगर आप चाहते हो, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको दोस्तों पीडीएफ भी अवेलेबल करा दी जाएगी। और उसके लिए दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट करना पड़ेगा, तब आपको दोस्तों पीडीएफ अवेलेबल कराई जाएगी दोस्तों। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।